नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस और उनका हिंदुत्व। दरअसल कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात भी करती है, हिंदुत्व की बात भी करती है और हिंदुत्व और सनातन को अलग अलग करके भी देखती है। वो ये भी कहती है कि सनातन अलग है, हिंदुत्व अलग है। ये उनकी अपनी परिभाषा है, लेकिन जो सनातनी है वो हिंदू है। अब राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी हैं, उनकी भारत यात्रा चल रही है। आज उन्होंने महाकाल के दर्शन भी किए और सवाल ये है कि राहुल गांधी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और उनकी मोहब्बत की दुकान, इसके मायने क्या है? क्योंकि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में पार्टियां हैं वो लगातार हिंदुत्व पर आक्रमण करती हैं, सनातन को वायरस बताती हैं। राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के गठबंधन की एक पार्टी है द्रमुक, उनके एक बड़े लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा कहते हैं भारत तो राष्ट्रीय नहीं है, ये तो उपमहाद्वीप है। तो हिंदुत्व को, सनातन को अगर आप वायरस बताएंगे, भारत को राष्ट्र नहीं कहेंगे, तो फिर ये कैसी राष्ट्रवाद की दुकान है, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है और ये कैसी सर्वधर्म संभाव की दुकान है? क्योंकि भारत में 80% सनातनी रहते हैं। अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें, लोकतंत्र के लिहाज से बात करें, तो 80% वोट को आप गाली देकर लोकतंत्र में चुनाव कैसे जीत सकते हैं? फिर इस पर लोग कह सकते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, कोई घोटाला है, लेकिन हम तो कुल्हाड़ी पर खुद पैर मारे जा रहे हैं। ये स्थिति है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। स्काइप पर रहेंगे हमारे साथ ग्वालियर से जयंत तोमर जी। हम चर्चा करेंगे इस पूरे मामले में कि आखिर ये जो सारा मामला है ये किस तरह से, और इस पर पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ गुड़गांव दिल्ली से जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र परमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी आपसे, क्योंकि ये मामला राष्ट्रवाद का भी है, सनातन का भी है, धर्मनिरपेक्षता का भी है। कांग्रेस जिसको अपने माथे से और छाती से लगा के घूमती है, आखिर ये किस तरह का राष्ट्रवाद है? कौन सी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है? क्या इस तरह से लोकतंत्र को कांग्रेस मजबूत कर सकती है? क्या कांग्रेस का गठबंधन कभी सत्ता हासिल करने की तरफ बढ़ सकता है? आपकी राय। देखिए, मोटे तौर पर वाकई ये बयान जो है उनका, ए राजा जी का, बहुत आश्चर्यजनक बयान है। और उनके जो दोनों बातें, एक उन्होंने राम जी को लेकर के कही, हनुमान जी को लेकर के कही, या धर्म को लेकर के कही, ये एक बात भी। और दूसरी जो उन्होंने कहा कि भारत जो है वो एक राष्ट्र नहीं है, एक सनातन, एक उपमहाद्वीप है और अलग अलग राष्ट्र हैं इसके। उन्होंने हर प्रांत को एक अपना अलग राष्ट्र बताया। तो ये मोटे तौर पर कहीं ना कहीं इनमें दो चीज़ों की झलक मिलती है। भारत विघटित रहे भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ये अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र किया था। और दूसरा, सल्तनत काल में ये अभियान चला था कि सनातन धर्म को किस तरीके से खत्म किया जाए। आपने खुद भी कहा कि ए राजा जी से पहले जो स्टालिन का बयान आया था वो लगातार उसको फिर समर्थन, खड़गे जी के लड़के ने भी उसका समर्थन किया। मोटे तौर पर आप कल्पना कर सकते हैं किसी भी धर्म के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणियां कहीं ना कहीं वो बहुत अनुचित टिप्पणियां हैं। और इसी तरह का किसी धर्म के विरुद्ध वो नूपुर शर्मा ने बयान दिया था, उसका पता नहीं चला, बेचारी ने आत्महत्या कर ली, क्या कर ली। लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ जो है लगातार ये अभियान चल रहा है, जो सल्तनत काल में अभियान चला था, ये निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यजनक है। आपको अगर किसी धर्म को नहीं मानना, मत मानो। आप जो विचार मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, उस आधार पर रहो। दूसरे को आपको क्यों अपशब्द कहना, दूसरे को क्यों गाली देना? अब ए राजा किस धर्म को मानते हैं, किस ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, ये उनका निजी मामला है। लेकिन दूसरे धर्म को गरियाना, दूसरे धर्म के जो प्रतीक हैं, आस्था के प्रतीक हैं, उनको इस तरह की शब्दावली, ये मैं समझता हूँ घोर निंदनीय विषय है ये जी। दरअसल ये भी एक तरह का संकेत है, हालांकि हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन बात हो रही है भारत जोड़ो की, लेकिन कांग्रेस के गठबंधन बातें कर रहे हैं भारत तोड़ो की। पूरी यात्रा में कहा जा रहा है कि मोहब्बत की दुकान, लेकिन सनातन के खिलाफ बोलने वालों से आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? क्योंकि 80% लोगों के खिलाफ बोलकर आप किसी प्रेम की बात नहीं कर सकते, कोई मोहब्बत की बात नहीं कर सकते। क्योंकि देश 80% से अगर नहीं चल सकता तो फिर 10-20% जो
दूसरी जात या धर्म के लोग हैं, उनके भरोसे आप कैसे लोकतंत्र में जीत हासिल कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारने वाली बात है। कांग्रेस जिस आत्मघात के रास्ते वाले लोगों के साथ चल रही है, जिस तरह की बयानबाजी गठबंधन के लोग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है और भारतीय एकता के लिए भी खतरनाक है। मैं इसी सवाल पर आऊँगा। हमारे साथ जयंत तोमर जी हैं, प्रखर पत्रकार हैं, समाजवादी चिंतक भी मैं उनको मानता हूं, और इसके साथ साथ वो बहुत ही विचारों से युवा तुर्क भी हैं। जयंत तोमर जी, आप इसे किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि एक बात कही जाती है कि बीजेपी बहुत प्रखर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करती है, कांग्रेस के भीतर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कमलनाथ जैसे लीडर कर रहे थे जो अब हाशिए पर है। क्या राहुल गांधी का बयान और उनके जो समर्थक गठबंधन के लोग हैं उनके बयान भारत में मोहब्बत की दुकान को मजबूत करने वाले हैं, भारत की एकता को मजबूत करने वाले हैं? आपकी राय? क्योंकि हाल में जो ए राजा का बयान है वो बहुत चौंकाने वाला और दुखी करने वाला है कि भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। कैसे देखते हैं आप इसको? से आपने जो कहा कि ये पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाली बात है, और ठीक उसी तरह से श्री रमेश शर्मा जी ने जो कहा कि ये जितना जी अनुचित है उतना ही निंदनीय भी है, मैं इसी राय का हूँ। आपने चूंकि मुझे समाजवादी विचार का व्यक्ति कहा है तो मुझे लोहिया की सहज रूप से याद आती है। जी लोहिया नास्तिक थे, लेकिन आप देखिए कि उनकी कितनी आस्था थी इस देश के संस्कृति के प्रति कि उन्होंने चित्रकूट में रामायण मेले की शुरुआत की थी, और एम.एफ. हुसैन से उन्होंने कहा था कि रामायण महाभारत के आप चित्र क्यों नहीं बनाते हो, कहाँ आप सेठों के चित्र बनाने में लगे हो। तो भारत की जो मूल आस्था है उसके प्रति तो उनके मन में केवल सम्मान ही नहीं था बल्कि रागात्मक संबंध था। तो ये जितने नेता हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे वो ए राजा हो या और कोई, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पेरियार का जो आंदोलन था उसका प्रभाव किसी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। प्रतिक्रियात्मक जो राजनीति वहां पे इतने लंबे समय से चल रही है और वो सफल भी होती रही है तमिलनाडु में, तो शायद उसका कोई प्रभाव हो और वो उतने क्षेत्र में तो वो सफल हो सकते हैं। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर आप जिस तरह से इसका संदेश जाएगा, जिसका दुष्प्रभाव जाएगा, तो ये बहुत ही अनुचित भी है और बहुत ज्यादा चिंतनीय भी है। हम देखें कि 16 महाजनपदों की जब बात होती थी, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, पहली बार ऐसा बताते हैं कि साम्राज्य का युग शुरू होता है। लेकिन उससे पहले भी 16 महाजनपदों के समय में भी भारत की अपनी एक सांस्कृतिक एकता रही है। तो इस बात को तो समझना ही चाहिए, और आप शास्त्रों के आधार पर, आप तमाम ग्रंथों के आधार पर भी इस बात को आप समझ सकते हैं, और ये बात ए राजा को भी समझनी चाहिए। दरअसल समाजवादी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आमतौर से सारे पत्रकार, चाहे वो किसी विचारधारा को मानने वाले हों, समाजवादी होते हैं। तो पत्रकार अगर समाजवादी है तो ये उसके लिए मुझे लगता है कि एक तरह से गौरव की बात भी है। और कुल मिला के हम समाज की तो बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो मैंने चर्चा की शुरुआत की थी कि ए राजा अकेले नहीं, अब ए राजा के साथ पूरी कांग्रेस भी है। आप देखिए कि उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन एक तरह का वायरस है, एड्स है, और कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। तो आप फिर देश में कैसे चुनाव जीत सकते हैं? राहुल गांधी कहते हैं पूरी यात्रा में कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ। अब वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और उनके साथ ही नफरत का काम कर रहे हैं। देश को जोड़ने की वो यात्रा निकालते हैं और वो जिनके साथ खड़े हैं वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आप भारत को भारत नहीं मानते हैं, एक उपमहाद्वीप मानते हैं और राज्यों को राष्ट्र मानते हैं, तो इसमें तो बहुत ही, मुझे लगता है कि ये मामला बहुत ही गंभीर है। चूँकि हम मध्य प्रदेश में, भोपाल में इस पर बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की बात कोई उत्तर भारत में करता, मध्य भारत में करता, तो मुझे लगता है कि इस पर भूचाल आ जाता। लेकिन चूंकि दक्षिण की बात है, पेरियार का मामला है, और उसको लेकर भले ही, लेकिन कांग्रेस और जो वामपंथी दल हैं वो इन सब बातों पर जिस तरह से मुंह में दही जमाए हुए, चुप्पी साधे हुए, ये उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान, ये बातें हैं, दरअसल इनके जो काम हैं वो इसके विपरीत है। नागेंद्र जी की तरफ में आऊँगा। नागेंद्र जी,
आप दिल्ली में हैं, आपका वास्ता हरियाणा से है, राजस्थान से है। राजस्थान की माटी तो देशभक्ति के लिए ऐसी है कि विदेशी जो राष्ट्रपति आते हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वो चाहते हैं कि वो राजस्थान के में जाकर वहाँ के रणबांकुरों की मिट्टी को नमन करें। महाराणा प्रताप की धरती पर जाने के बाद भी पोलैंड के या विदेश के जो राष्ट्रपति कभी आए थे, उन्होंने इसका जिक्र किया था। आप पूरी इस देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ, कांग्रेस भारत जोड़ो की बात करती है और काम उससे उनके साथी उलट करते हैं। आपका क्या सोचना है, किस ढंग से आप पूरी चीज़ को देखते हैं? जी राघवेंद्र जी, नमस्कार जी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सनातन या हिंदू धर्म पे जिस तरह की टिप्पणियां कर दी जाती हैं राजनीतिक दलों द्वारा, क्या इस देश में किसी अन्य धर्म पे ऐसी टिप्पणी करना संभव है? क्या वो करने की हिमाकत दिखा सकते हैं राजनीतिक दल, जो सनातन और हिंदू धर्म पे गाहे बिगाहे इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां कर देते हैं? रही बात डीएम के सांसद ए रजा ने जो आज विवादित बयान दिया है, तो क्या ए रजा जी कम से कम 3 बार से ज्यादा मंत्री रहे हैं केंद्रीय, तो उन्होंने क्या संविधान की झूठी शपथ लेके वो मंत्री बने थे? संविधान की शपथ उन्हें याद नहीं रही कि संविधान की शपथ में क्या कहा जाता है? आप सिर्फ चुनाव के लिए देश की अखंडता को, एकता को और संप्रभुता को दांव पे लगा लेते हैं। ये क्या अच्छी बात है? राजनीतिक दलों को इस पे विचार करना चाहिए। हो सकता है कि दक्षिण और उत्तर की परिस्थितियां भिन्न हैं, वहां का तहजीब है, तमीज है, रहन सहन है, खान पान है, संस्कृति की भी भिन्नता है, लेकिन ये ऐसे राजनेता उस खाई को पाटने के बजाय और चौड़ा कर देते हैं जब वो इस तरह के विवादित बयान दे दिए जाते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, हम मानते हैं, लेकिन इस पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ जो बहुतायत से जो आबादी रहती है उसके आराध्य पे उन पे गाहे बगाहे कभी भी अनर्गल टिप्पणियां कर दी जाए करने के लिए, और रास्ते के लिए जिस रास्ते के में वो रहते हैं उस रास्ते को वो रास्ते नहीं मानते, वो महाद्वीप मानते हैं। किस तरह की बात नहीं ये? अखंड भारत को अलग और नफरती चश्मे से सिर्फ चुनाव के लिए अखंड भारत को नफरती और अलग चश्मे से देखने की तैयारी इन जितने भी राजनीतिक दल हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम मुझे नहीं लगता कि उन्हें रास आएगी। आपको राजनीतिक दल होने के नाते अगर सत्तासीन दल से किसी तरह का कोई विवाद है या सत्तासीन दल से आपको मुकाबला करना है, तो आप नीतियों पे, विचारों पे, तर्कों पे बात कर दिए, ना कि कुतर्कों पे, गलत नीतियों पे, और देश की अखंडता को, देश को दांव पे लगा के, रामायण जैसे महाकाव्य हैं उनको दांव पे लगा के, आराध्य है श्री राम, उनके बारे में अनर्गल टिप्पणियां करके, और उनके सहयोगी दल, उत्तर क्षेत्र के जो सहयोगी दल हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणियों का उनके ऊपर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जनता, क्योंकि इस देश में देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही होती है जो आपको सत्तासीन करती है और सत्ता से उतार भी देती है, तो उन्हें सोचना चाहिए कि जब वो वोट लेने जाएंगे लोगों के बीच में, तो इन टिप्पणियों की गूंज उन्हें कितनी भारी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हम इसी पर बात करते हैं कि आखिर जो बीजेपी को छोड़कर बाकी शेष दल हैं भारत के, चाहे वो राज्यों में सत्ता में हो या देश में प्रतिपक्ष में हो, आखिर वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं और किन मुद्दों पर वो सरकार में आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा में हम उन तमाम नेताओं के बयान जरूर सुनना चाहेंगे, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, उदयनिधि स्टालिन, और इसके साथ साथ ए राजा ने, हालांकि वो दक्षिण भाषा में उन्होंने अपना बयान दिया है, और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। पहले वो सुनते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion.
So it's as good as it is. It is a subcontinent. இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றான், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றான். அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. நீ வேணா சொல்லிப்பார். ராமனுக்கு எதிரி என்ன? ராமனுக்கு எதிரி எனக்கு தமிழ் வாசம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. 4 பேர் அண்ணன் தம்பி ராமன். சீதை தேடிட்டு காட்டுக்கு போறான். வேட்டுவ இனத்துல குறவனாக இருக்கிற காட்டுல இருக்கிற குகன் வர்றான். 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। जहां एक तरफ भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी महाताकत के रूप में उभर रहा है, वहीं बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके भारत की विरासत को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्हें राम की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की परंपरा का सम्मान अच्छा नहीं लगता। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका मानना चाहते हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। तो हमने सुना कि किस तरह की राजनीति देश में चल रही है। दरअसल शर्मा जी, ये सारा मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि भले ही चुनाव के वक्त ये सब बातें होती हैं, लेकिन बातें यही क्यों होती है। और दूसरी आप बात कर सकते हैं, आर्थिक मुद्दे पर बात हो सकती है, विदेशी नीति पर बात कर सकते हैं, रक्षा मुद्दों पर बात कर सकते हैं, लेकिन धर्मों को लेके जब पूरा देश बहुत संवेदनशील है तो फिर धर्म और देश के मामले में जो सवाल खड़े करेगा वो चुनाव कैसे जीतेंगे, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। आपकी राय, अगर 80% आबादी सनातनी है तो राम और कृष्ण पर सवाल खड़े करके आप चुनाव कैसे जीत सकते हैं। अगर 20% आबादी अल्पसंख्यक की है, मुसलमानों की है, जब उनके मजहब पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते तो 80% पर कैसे। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि लोकतंत्र में तो मामला नंबर का है, वोटों का है। 20% वोट से क्या सरकार में आ सकते हैं जीवन भर। मुझे लगता है कि ये पहाड़ा ही गलत पड़ रहा है, ये आंकड़े गलत है कि 20% का समर्थन करके 80% को गाली देके आप सरकार में आएंगे। ये लगता है कि रॉन्ग साइड है और जनता इसमें जरूर चालान फाड़ती रहेगी। आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर इस तरह की बात करके कुछ लोग जनता को भ्रमित करते हैं। व्यक्ति भारत का, वो उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम हो का हो, बहुत ज़्यादा उसमें चालाकियाँ कम है, सरलता, सीधापन ज़्यादा है। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदर लोगों को भ्रमित करके अलगाव की जो एक राजनीति, जो एक षड्यंत्र जिस प्रकार से चल रहा है, तो ये एक प्रकार से उसी का एक अंग हमको दिखता है। मोटे तौर पर मैं समर्थन करता हूँ नागेंद्र जी की और जयंत जी की बात का। आप कल्पना कर सकते हैं तमिलनाडु में कितने प्राचीन मंदिर हैं, रामेश्वरम वहाँ पर है, और कितने मंदिरों के आधार पर देश भर के पर्यटक वहाँ पर जाते हैं, और जिस आधार पर उनके जो रेवेन्यू है वहाँ के नागरिकों की, अब वो चाहे तमिल हो या कोई दूसरे नागरिक हो, उनकी रेवेन्यू का कितना बड़ा भाग जो है ये सनातन धर्म के श्रद्धालुओं से चलता है। उसके बावजूद भी वो इस तरह की जो बात कर रहे हैं, उसका कारण सबसे बड़ा ये है, राघवन जी, दास्ता जो है वो शरीर से आरंभ होकर के आत्मा तक जाती है और स्वत्व का बोध आत्मा से आरंभ होकर के शरीर पर आता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग मानसिक और बौद्धिक और आत्मिक रूप से दासत्व में जकड़े हुए हैं। जो अभियान कभी दक्षिण भारत में चला था, आदिलाबाद, या जो चला था सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, वो जिसको और अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया, लेकिन किसी वजह से सनातन धर्म रह तो गया। अब जब रह गया तो उसमें कैसे अलगाव पूरा करें। सनातन धर्म इतना व्यापक है कि अगर आप ईश्वर को माने तो भी आप सनातनी हैं, ईश्वर को नहीं माने, नास्तिक हैं, तो भी आप सनातनी हैं। आप अद्वैत को मानते हैं तो भी सनातनी हैं, द्वैत को मानते हैं तो भी सनातनी है, मूर्ति को पूजा करते हैं तो भी सनातनी है, मूर्ति की पूजा नहीं करते तो भी सनातनी है। एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, गौतम बुद्ध जी ने वेदांत का खंडन किया था।
इसके अलावा उन्होंने पूर्व जन्म और आत्मा के अस्तित्व, पूर्व जन्म और भविष्य के जन्म का भी उन्होंने अलग राय रखी थी। उसके बावजूद भी उनको दशावतार में शामिल किया गया। तो सनातन धर्म इतना व्यापक है। और अगर मान लीजिए कि अगर सनातन धर्म के आप विरुद्ध हैं तो आपके नाम में सनातन धर्म, ए राजा के पिताजी का नाम देख लीजिए, उनकी माँ का नाम देख लीजिए, राजा शब्द जो है वो शुद्ध संस्कृत का शब्द आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इतने विरोधी हो तो अपना नाम बदल लो, नाम बदल करके रखो कुछ और, जो भी तुमको नाम रखना हो। तो कुल मिलाकर के ये केवल राजनीतिक लोगों को भ्रमित करके, लोगों को अलगाव करके। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं राघवेंद्र जी, इसमें मुझे कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का षड्यंत्र भी लगता है। क्योंकि जिस तरीके से भारत के आसपास सारे देश फकीर हो रहे हैं, वो बांग्लादेश भी हो, वो पाकिस्तान भी हो, बर्मा भी हो, म्यांमार भी हो, नेपाल भी हो, अमेरिका और ब्रिटेन की आप अर्थव्यवस्था में जीडीपी का ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर भारत तरक्की कर रहा है, हमने दुनिया के 14 देशों के 70 जो अंतरिक्ष में जो उपग्रह हैं वो हमने लॉन्च किए हैं। तो मैं समझता हूं भारत की इस प्रगति को रोकने के लिए, आंतरिक रूप से झगड़े कराने के लिए ये षड्यंत्र हैं और ये मोहरे बन रहे हैं इस तरह के लोग। जी शर्मा जी, लेकिन सवाल फिर वही है कि कांग्रेस जैसी पार्टी वो इन दलों के साथ है जो धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि वो हिंदू है, वो सनातनी है, दूसरी तरफ जिनके साथ वो गठजोड़ कर रहे हैं वो लगातार गाली दे रहे हैं। और कांग्रेस भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए, उसकी मौन सहमति, उसकी मौन स्वीकृति, ये भी एक खतरनाक संदेश देती है देश की सियासत को कि किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। जयंत जी, आपकी इस पर टिप्पणी की जो शर्मा जी ने कहा और जो हम सभी की आशंका है कि क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, क्या इससे बीजेपी को चाहे अनचाहे लाभ नहीं मिलेगा। जो भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं, दरअसल उनके कृत्य और उनके साथियों के आचरण बीजेपी को दिन ब दिन मजबूत करने की तरफ लेके जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है क्या ये सारे दल भाजपा से मिले हुए हैं, क्योंकि एक बच्चा भी जान सकता है कि 80% को आप गाली देंगे तो आपकी हार निश्चित है, लेकिन ये सारे दल वही कर रहे हैं जो हार के उपाय होते। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे भी हो, ये अंततः भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसी को मजबूत कर रहे हैं। अब ये जानकर कर रहे हैं कि अनजाने में कर रहे हैं, ये तो वही समझ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो देश की बुनियादी समस्याएं हैं, उनका हल ढूंढने के बजाय ये जिस तरह से विखंडनवादी राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और धीरे धीरे इसका अंत भी जल्दी ही आएगा। नागेंद्र जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले में कि इस पूरे घटनाक्रम को मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ए राजा तक और फिर कांग्रेस की चुप्पी और इन तमाम लोगों के साथ कांग्रेस का खड़े रहना क्या बताता है? जी, मैं तो इसे ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि चुनावी चलाचल की बेला है, ऐसे में अगर ये कांग्रेस सहित पूरा विपक्षी गठबंधन ये समझता है कि कम से कम सनातन और हिंदू धर्म पे हम बोलने से बचें, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये शायद एजेंडा या मुद्दा ये भाजपा को ज्यादा मुफीद आता है, तो पहली बात तो ये समझना चाहिए सभी देश के राजनीतिक दलों को कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म किसी राजनीतिक दल का मोहताज नहीं है। सनातन धर्म हिंदू हमारे जीने की परंपरा है, हमारे जीवन का दर्शन है, वो किसी राजनीतिक दल का मोहताज नहीं है कि किसी पे हो। और जिस तरह की विपक्षी गठबंधन है, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल है, वो इस तरह की अनाधिकृत टिप्पणियां कर रहे हैं उनके नेता या सहयोगी दल के नेता, और शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। अगर वो चुप है तो उसकी मौन स्वीकृति है, या तो उसे या उसकी बोलने की हिम्मत नहीं है वोट बैंक के चलते। और वही वोट बैंक कौन सा? 20% वोट बैंक है जिसको खुश करने की जायज या नाजायज कोशिशें कई बार कर रहे हैं राजनीतिक दल कर रहे हैं। इससे ऊपर उठ के उन्हें धर्म से और जाति से ऊपर उठ के हर राजनीतिक दल को विकास पे बात करनी चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे आप बात कीजिए और अपना को संभालिए, लेकिन वोट बैंक के लिए आप देश की अखंडता को ही, देश की संप्रभुता को ही, देश की एकता को ही आप दांव पे लगा देंगे तो क्या अच्छा हो? नागेंद्र जी, दरअसल राहुल गांधी कहते हैं कि वो डरते नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो सबसे ज़्यादा डरते हैं वोटों को लेकर, और कम से कम उस 20% वोट को लेकर जो कभी भी उनको अब पिछले 2 दशक से पूरी तौर पर नहीं मिल रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस को नहीं मिलता। अगर हम बंगाल की बात करें तो वो 20% अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस को नहीं मिलता। अगर हम बिहार की बात करें
तो वहाँ भी कांग्रेस को वो वोट नहीं मिलता। तो वोट की राजनीति से हमें लगता है कि राहुल गांधी बहुत डरते हैं। वो भले ही ये कहें कि वो डरते नहीं हैं, बहादुर हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो जिस तरह से उनकी राजनीतिक यात्रा है वो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तो नहीं है, क्योंकि उनके साथ के जो गठबंधन के लोग हैं वो निरंतर लोकतंत्र की शक्तियों पर प्रहार कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं भाजपा को ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और कई बार मैंने कहा कि मुझे तो ये आशंका लगती है, हालांकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि झूठी हो, क्या ये सारे दल भाजपा से मिले हुए, क्योंकि भाजपा को लाभ हो ऐसे वो सारे काम करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि कांग्रेस का ये कैसा राष्ट्रवाद है, कांग्रेस का ये कैसा हिंदुत्व है और कांग्रेस का ये कैसा देश के जोड़ने की यात्रा का मुद्दा है कि वो देश को जोड़ना भी चाहते हैं, वो मोहब्बत की दुकान भी लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके और उनके साथियों का जो काम है वो इसके विपरीत है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ सुधार होगा और हम लोग उस सुधरे हुए मामले में भी वातावरण पर चर्चा करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयंत जी आपका साधुवाद, रमेश शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद और नागेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।